नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने जा चुके हैं। सभी जितने एनडीए अलायंस के घटक दल थे, जितने पार्टनर्स थे उनके एनडीए अलायंस के, उन सभी ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया है। चिराग पासवान, इसके अलावा टीडीपी पार्टी ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन दिया है। तमाम जितनी एनडीए अलायंस की पार्टियां थी, उन्होंने समर्थन दे दिया है। अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हम बात करेंगे उनसे और विशेष चर्चा करेंगे। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने खूब धुआंधार लड़ाई लड़ी। दिल्ली में तो अखिलेश यादव की पार्टी को लगभग 37 सीटें आई। उनके अलायंस पार्टनरों को कुल मिलाकर देखें तो इतनी सीटें आई कि बीजेपी का वहां सुपड़ा साफ होता हुआ दिखा नहीं, लेकिन लगभग हो ही गया। लक्ष्मण यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं? अब तो प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था। जी, बहुत शुक्रिया लाइव सिटी के तमाम लोगों का। और आलोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पटना बिहार में तेजस्वी यादव ने जितनी मेहनत की उतनी सीटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन 22% से ज़्यादा वोट शेयर ले आकर के वो सबसे बड़ी पार्टी बने। 1 करोड़ से ज़्यादा वोट भी उन्हें मिले। लगभग वो 197 लाख वोट मिले थे। हाँ, 197। जी तो जी। वो जो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया और जेडीयू लगभग 12 सीटें जीत गई, जिसका फायदा आज नीतीश कुमार को मिला कि नीतीश कुमार की जो भूमिका पिछले कई वर्षों से पटना बिहार में हुआ करती थी, अब वही भूमिका वो दिल्ली लेकर के चले गए हैं। और फिलहाल तो पैर वैर छू रहे हैं अपने लगभग हम उम्र व्यक्ति का। एकदम से जैसे लगता है सरेंडर बोल गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं वो, ये बात सबको याद रखनी चाहिए। और ये बात मुझे लगता है कि कितना भी पैर छुए नरेंद्र मोदी जी को भी याद होगा, अमित शाह जी को भी याद होगा। तो वो सरकार तो नहीं बन पाई दिल्ली में, जिसका दंभ और जिसका अहंकार एक अकेला सब पर भारी कहने वाले एक नेता को था, जिसने 2 बार की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं चलाई, मोदी सरकार चलाई। कहीं भी देख लीजिए, गारंटी किसकी? तो मोदी की। सरकार किसकी? तो मोदी की। किसी और मिनिस्टर का आप काम छोड़िए, नाम तक नहीं याद होगा। काम तो वो लोग क्या ही कर पाते होंगे, वो ऑफिस बस संभाल रहे थे। काम एक व्यक्ति कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी थे। सरकार एक व्यक्ति चला रहे थे और जैसी वो चाह रहे थे उसमें सहयोग अमित शाह दे रहे थे। तीसरा मौका जब मिला तो वो न तो उनकी सरकार रही, न तो वो एक व्यक्ति केंद्र में है। वो सहारे की जरूरत पड़ गई है और उसमें एक सहारा आंध्र प्रदेश से टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने दिया है और दूसरा नीतीश कुमार ने दिया है। अभी मंत्रालय आज की बैठक के बाद ये तो तय हो गया कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और दोनों लोग, आप माला पहनाते हुए की तस्वीर आखिर में देखेंगे जब आलोक जी, तो चंद्रबाबू नायडू 90 डिग्री का लगभग दंडवत सलाम करने जा रहे थे, ताकि वो कहीं पीछे न रह जाएं कि अगर नीतीश कुमार पैर छू लिए तो हो सकता है 4 मंत्रालय न ले जाएं। और जबकि 12 सीटें ही उनकी हैं, 16 सीटें हैं चंद्रबाबू नायडू की, तो वो भी थोड़ा झुक लिए कि जितनी सीटें हमें, जितने मंत्रालय चाहिए वो ले लें। तो अभी फिलहाल ये दिख रहा है कि सरकार एनडीए की बन रही है, मोदी की नहीं। एनडीए की सरकार बन रही है, ये बड़ी बात जो आप कह रहे हैं। दबाव में मोदी की सरकार नहीं बन रही है, एनडीए की सरकार है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दंभ और अहंकार केवल मोदी सरकार का था। अब की बार 400 पार केवल अहंकार का नारा था। वो अहंकार टूट गया। वो एक व्यक्ति का वर्चस्व टूट गया। अगर ये 2 लोग, कल्पना करिए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कभी भी कोई बात अगर दाएँ-बाएँ हो जाए, तो ये सरकार तो गिर जाएगी। ये है ये सरकार। लेकिन इसलिए ये लोग मुसलमानों के आरक्षण की बात करते रहे हैं, एक बड़ी बात रही है। चंद्रबाबू अभी नायडू तो को बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो जब नीतीश कुमार जाएँगे और कहेंगे कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जवा दे दीजिए, विशेष कहेंगे राष्ट्र। कि हाँ, रेल मंत्र विशेष राज्य का, पूर्ण राज्य तो खैर है ही, हुँ, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। हुँ, जब नीतीश कुमार अभी कहेंगे कि जाति जनगणना करवा दीजिए, केसी त्यागी को उन्होंने थोड़ा-सा कान में बोल दिया होगा नीतीश कुमार ने, क्योंकि अभी मंत्रालय बँटा नहीं है, तो केसी त्यागी जाति जनगणना याद करने लगे हैं। केसी त्यागी को याद आ गया कि अग्निवीर पर पुनर्विचार कर लेते हैं। केसी त्यागी बोल दिए कि सीएनआरसी नाहक जो है ये सब शगुफा नहीं छोड़ना चाहिए। वही टीडीपी 4% आरक्षण देने वाली पहली पार्टी, मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण देने वाली टीडीपी है। और इस बार भी उसने घोषणा की है कि वो आरक्षण देगी।
इस बार भी उसने घोषणा की कि हज में सब्सिडी देगी। ये सारी चीजें जैसे ही टीडीपी करेगी, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, जिन्होंने गंगा में खड़े होकर के कहा था कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन चुनाव रैली में कहा था कि मंगल सूत्र हिंदुओं का छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे और भैंस खोल ले जाएंगे, मुसलमान को दे देंगे, आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। तो ये जो टीडीपी और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, दो सहारे नरेंद्र मोदी को मिले हैं। अभी देखना दिलचस्प है कि उन दो सहारों में अभी क्या-क्या होना बाकी है। जी। लगता है आपको जिस तरह से अब लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार ने तो फिलहाल सरकार बनाने में मदद कर दी, सरकार अब बन भी रही है, शपथ ग्रहण भी होगा, मंत्रालय देखना होगा कि इन्हें कितना मिलता है। नीतीश कुमार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि विशेष राष्ट्रीय दर्जे की आपने बात की, ये तो वो मांगेंगे ही मांगेंगे क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव में अगर हम नियमता देखें तो बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो फिर वो मांगेंगे विशेष राष्ट्र का दर्जा ताकि उन्हें ये अमृत्यु का वरदान मिल जाए बिहार वासियों के लिए, उनके लिए 2025 के लिए। देखिए, अभी कहना ये मुश्किल है कि ये चीज़ किस दिशा में जाएगी, लेकिन एक बात तय है, आज भले पैर उन्होंने छू लिया है, वो एक दंडवत दिख रहे हैं नीतीश कुमार। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन मुझे जितना उम्मीद है, ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक जब उनसे संपर्क किया होगा, तो ये बात ज़रूर कहा होगा कि आइए, आइए साहब, पलटने में क्या है? आपको आदत भी है, अनुभव भी है, एक बार पलटिए अच्छी चीज़ के लिए कि प्रधानमंत्री बन जाइए या डिप्टी पीएम बन जाइए। नीतीश कुमार को भी कहा होगा, चंद्रबाबू नायडू को भी कहा होगा, लेकिन अब जो भी दबाव रहा हो या स्वभाव रहा हो या कोई भी चीज़, क्योंकि नैतिकता टाइप की कोई चीज़ होती नहीं देखिए। किसके साथ चुनाव लड़के कौन किसको छोड़ दे और वो भी बीजेपी के साथ जो जाए और नैतिकता की बात करे, वो हास्यास्पद होगा। नहीं लगता लेकिन है नहीं, नहीं, हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि तेजस्वी यादव ने काफ़ी मज़बूती से चुनाव लड़ा है। अगले साल चुनाव होने हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, जिस नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता क्या कुछ नहीं कह रहे थे। अमित शाह ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो दरवाज़ा बंद है। खैर उस वक़्त नीतीश कुमार हाँ, मैं इंडिया में वही आज ही वो भाषण सुन रहा था कि नीतीश बाबू और ललन बाबू, हुँ। बीजेपी के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश कुमार को। तो ये खिड़की दरवाजा बीजेपी क्या है आप जानते हैं, कब खुल जाए, कब उसमें रोशनदान खुल जाए, कब सेधमार्जी हो जाए। बीजेपी किसी भी भ्रष्टाचारी कहने वाले व्यक्ति को, किसी भी परिवारवादी कहने वाले व्यक्ति को कब अंदर ले लेगी पता नहीं रहेगा। नीतीश कुमार की उन्हें जरूरत थी और वो भी उस नेता ने तब ले लिया था, हार तो तभी मान लिया था जब सदन में खड़े होके बोले एक अकेला सब पर भारी और ये इंडी अलायंस है, घमंडी अलायंस है, और उस अलायंस के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार। ये सबसे दिलचस्प बात है। चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी दबाव में थी, इसलिए नीतीश कुमार को उधर से इधर ले आना पड़ा, खिड़की दरवाजे अमित शाह को खोलना पड़ा, दरवाजे पर खड़े होकर स्वागत करना पड़ा नीतीश कुमार का। और आज वही नीतीश कुमार, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बन गई कि अगर थोड़ा भी मूड उनका बदल जाए तो फिर मोदी और अमित शाह जी कितना बैठेंगे उनके सामने और कैसे कैसे लालत मनानत होने लगेगी। आज तो मैं ये सोच रहा हूं अभी, जैसे गठबंधन में 1 सीट वाली अनुप्रिया पटेल को मंच पर जगह मिली और 2 सीट वाले जयंत चौधरी मंच पर नहीं थे, योगी आदित्यनाथ से अभिवादन भी नहीं हुआ और बहुत तरह की चीजें भी बीजेपी के अंदर भी हैं, तो वो जो एक तानाशाह रवैया था वो तो नहीं चल पाएगा। हुँ। नीतीश कुमार अपने मिजाज और स्वभाव के ऐसे नेता हैं, जो मेरा मानना है कि वो नीतीश कुमार सांप्रदायिक राजनीति के पैरोकार नहीं होंगे। हुँ। और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तो मुसलमानों को पर वो काम करने जा रहे हैं जो बीजेपी कह रही थी कि सब लूट के मुसलमानों को दे देंगे। तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों के होने की वजह से ये बड़ा दिलचस्प समीकरण बनता दिख रहा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं और हुँ। वो परिस्थितियां जो बदल रही हैं उनके बदलाव में नीतीश कुमार सांप्रदायिक राजनीति से रोकने की कोशिश करेंगे बीजेपी को और अपने बिहार को लेकर के निश्चित रूप से वो सारे काम करना चाहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव 250 रैलियां, 251 रैली, पीठ में दर्द, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बेल्ट लगा दिया, बेल्ट लगा दिया। हेलीकॉप्टर, हाँ, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देना, ये केवल सामान्य बात नहीं है। जो नौकरी का सवाल था, जो बिहार के नेतृत्व का सवाल है, तेजस्वी ने अपनी मेहनत से और अपने काम करने के तरीके से बिहार के लोगों में एक जगह बना ली है। और हमें भूलना नहीं चाहिए 2020 का चुनाव,
कितने तरह के आरोप लगाए गए। 5 सीटें उत्तर प्रदेश की मैं गिनवा सकता हूं इस चुनाव में अप्रत्याशित अयोध्या हारने वाली बीजेपी है। अयोध्या का एक बड़ा सा विश्लेषण आपको करना चाहिए कि जिस हुँ। अयोध्या में राम मंदिर बना, जिस राम मंदिर के नाम पर सब कुछ हुआ, जिस अयोध्या को लेकर के उनका सारा तालमेल था, वही अयोध्या हार गए। क्यों हार तो गई वो सर जान लीजिए थोड़ा समय में जान लेते हैं, ब्रीफ कर दीजिए। मेरा मेरा कहना ये है कि 3 चीजें वो तो थी उत्तर साधु प्रदेश संत में। रो रहे थे, साधु संत रो रहे थे कि ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, काफ़ी शर्म की बात है। आज ये अयोध्या प्रभु में की देश का लीला कोई है। जी, ये प्रभु की लीला है। भगवान राम के जिसके लिए कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो बिना प्रभु की लीला के अयोध्या बीजेपी नहीं हार सकती। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भगवान जिस जिस जिनको बीजेपी वाले कहते थे कि हम उनके हैं, तो वो भगवान उनके नहीं हुए। एक जो राम कार्टून को चल रहा लाए, है कि जो राम को जो लाए हैं, राम हाँ, उनको लेके बाहर अयोध्या से निकाल रहे हैं। तो ये सब खैर एक चीज़ है। मैं इसका गंभीर रूप से 3 विश्लेषण करूँगा कि अयोध्या हारना या यूपी हारना, उसमें पहली चीज़ है, इस देश के संविधान को बदलने वाली बात जो बीजेपी और उसके नेताओं ने कह दी थी ना, वो संविधान बदलने वाली बात गाँव-गाँव पहुँच गई और बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द रिलिजन लाइन लोगों ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेताओं को वोट दिया, संविधान बचाने के लिए। दूसरी बात अखिलेश यादव का पीडीए, वो जो पीडीए काम किया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसको हक, हिस्सा, बराबरी दिलाने के लिए जो उन्होंने टिकट वितरण किया, जो बात कही, जो एजेंडा बनाया, जो रणनीति बनाई, ये उसकी कामयाबी भी थी। और तीसरा अखिलेश यादव का नेतृत्व। अखिलेश यादव ने सामान्य सीट पर अयोध्या की अवधेश प्रसाद पासी यानी दलित समाज के एक व्यक्ति को उतार दिया। अयोध्या के लोग नाराज थे, अयोध्या के लोग परेशान थे। अयोध्या की शहर वाली सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन अयोध्या की सारी बाकी सीटें हार गई और पूर्ण रूप से लगभग 50-60 हजार से ज्यादा वोट से अवधेश पासी एक दलित व्यक्ति चुनाव जीता है। ये अयोध्या के लोगों का जनमत है। ये अयोध्या के लोग बीजेपी से नाखुश थे, बीजेपी के अन्याय से, बीजेपी के अत्याचार से। राम के नाम पर बीजेपी ने जो सियासी सियासत की, राम को राजनीति का मुद्दा बना दिया, इन सब के खिलाफ वोट किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, इसलिए वो हारे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि ये सारी तो आप ये कह सकते हैं अभी आप जब कह रहे हैं दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों तक ये मैसेज गाँव-गाँव में पहुँचाना क्या सफल रहा या कह सकें इसमें जो इंडिया अलायंस है वो सफल रही कि हाँ, संविधान बदल देंगे? ये लोग समझ सकते हैं जो ठेला चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो दूध बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, क्या वो ये समझ गए कि हाँ, संविधान बदल मु देंगे? आलोक जी, मुझे लगता है ना कि राजनीति में एक साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे कोई ठेला चलाने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई खेत में काम करने वाला है, कोई सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला है, कोई मज़दूरी करने वाला है, कोई किसान है। हो सकता है वो इस रूप में न समझा हो कि बीजेपी संविधान बदलेगी तो क्या होगा। लेकिन उसे ये पता चला होगा कि बीजेपी को हमारे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, बीजेपी को हमारे बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं, बीजेपी हमारी नौकरी खत्म कर रही है, बीजेपी हमारे लिए महंगाई ले आ रही है, बीजेपी हमारे बच्चों के लिए बेरोजगारी ले आ रही है, जो कह रही है उसका उल्टा कर रही है, बीजेपी देश के लोगों का पैसा लूट रही है। इतना तो देश की आम जनता समझ रही थी। उसमें से एक बात जुड़ गई कि यार ये आएंगे तो संविधान ही खत्म कर देंगे और जब संविधान खत्म कर देंगे तो इसका मतलब तानाशाही आ जाएगी, जो मन करेगा वो करेंगे, जिसको मन करेगा जेल में डालेंगे, जिसके ऊपर मन करेगा मुकदमा लगाएंगे, जो जो दिल करेगा करेंगे। ये कम से कम देश की जनता धीरे धीरे समझ जाती है और इसलिए उत्तर प्रदेश का जनादेश इस बात के लिए एक उम्मीद पैदा करता है और बिहार में थोड़ी कसर रह गई, वहां पर तेजस्वी यादव को वो कामयाबी नहीं मिली लेकिन नीतीश कुमार को मिल गई। ये एक दिलचस्प बात है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, ये न तो नीतीश कुमार को पता है, न नरेंद्र मोदी को पता है। नहीं, इसलिए एक सवाल यही पूछ लेते हैं, नीतीश कुमार ने पैर छुआ है, पैर छूकर पैर खींच लेना, ये भी एक प्रोसेस हमने जाना है, राजनीति का एक नियम रहा है, पैर छूना भी, पैर पकड़ना भी, पैर खींच भी लेना। तो अगर नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई, पैर खींचने में समय लगेगा क्योंकि भतीजे के साथ प्लेन में सफ़र किया है अभी नीतीश कुमार ने। वो भी अच्छा ये बात लोग कहते हैं कि ऐसे ही सफर किया, अरे भाई मुख्यमंत्री को सब पता होता है, हुँ, कौन किसके साथ जा रहा है। अच्छा भतीजे को पीछे वाली सीट से बुला के आगे वाली सीट पे बिठा लिए, सब कुछ है, वो नीतीश कुमार हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, लालू जी पता नहीं कैसे वो मुहावरा गढ़े होंगे कि हम लोग के मुँह में 32 दाँत है और नीतीश जी के पेट में दाँत है और तब भी नीतीश जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने ऐसे-ऐसे मौकों पर बीजेपी के सामने जो मुश्किल पैदा कर दी है कि बीजेपी संभल नहीं पाई। मतलब बीजेपी को इसलिए मजबूर कर दिया है कह सकें।
मेरी बीजेपी बात समझ। मतलब अभी फिलहाल आज की परिस्थिति में जब हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे से समझौता कर लिए हैं। अच्छा, हम तुमको जो मांगोगे वो देंगे और नीतीश कुमार कहेंगे हम आपको समर्थन देंगे। तो हम्म, ये एक समझौता अभी आज की तारीख में तो साफ दिख रहा है। लेकिन विश्लेषण और अतीत का अनुभव ये कहता है कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं कि अगर मान लीजिए 1 साल में चुनाव होने वाला है बिहार में, 1 डेढ़ साल अगर सब ठीक रहेगा तो 1 डेढ़ साल में चुनाव हो हाँ, जाएगा। हाँ। हाँ, अब अगले साल चुनाव होगा। नीतीश कुमार क्या मुद्दा लेकर जाएँगे? नीतीश कुमार भारत सरकार में शामिल होंगे, उस चुनाव के पहले। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो, बीच में अगर बदल गया तो बात बदल जाएगी। हम्म, नीतीश कुमार क्या कह के बिहार के लोगों के बीच जाएँगे? बिहार के लोग पूछेंगे और नहीं कोई तो तेजस्वी पूछेंगे, महागठबंधन पूछेगा कि सब कुछ होने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला कि नहीं? बिहार को नौकरी में बढ़ोतरी मिली कि नहीं? जो जाति जनगणना आपने बिहार में कराई वो केंद्र में क्यों नहीं कराई? जो अग्निवीर बिहार में खत्म करने की बात आप कह रहे थे वो केंद्र में क्यों नहीं दी? जैसे बिहार में आप कह रहे हैं नौकरी दिया तो केंद्र में कितनी नौकरी दी? अब तो नीतीश कुमार का इम्तिहान का समय शुरू हो रहा है। जो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार चलाई है, इस सरकार का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर और डबल इंजन की तरह रहेगा। और अगर ये नीतीश कुमार करने में कामयाब होते हैं तो उसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। अगर ना कामयाब होते हैं तो उसका भारी नुकसान। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता खो करके केंद्र में मंत्री बने रहना चाहेंगे। तो और जो नीतीश अगर ये कुमार सब कुछ जो नीतीश कुमार पैर छूना जानते हैं, वो पैर खींचना भी जानते मुझे लग रहा है कि पैर की नाप ले रहे थे नीतीश कुमार, हैं। केवल पैर नहीं छुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार जैसे नेता मतलब बहुत कम होते हैं। तो वो नाप-वाप ले लिया है, उन्होंने देख लिया है पैर कहाँ है। अगर जितना तेज़ी से झुक गए, हालाँकि ये बहुत दुखद तस्वीर है, ये बहुत दुखद तस्वीर है। जो प्रधानमंत्री कभी पैर छुआते हैं और कभी दंडवत कर लेते हैं पैर छूने के लिए लोग, कोई उनका पैर छू ले दंडवत हो जाते हैं। वो प्रधानमंत्री का पैर नीतीश कुमार छुएँ, ये नेता की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है। अपने समाज की जिस समाज को नीतीश कुमार अपना नेता लगते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे मुझे भी दुःख है इस बात का कि ये पैर छूना उचित कतई नहीं था। आपका कद आज की तारीख में वो है कि चुपके से भले कैमरे के सामने नहीं, लेकिन कोई और आपका पैर छुए। ये आपका कद इस समय केंद्र की राजनीति में। लेकिन आप तो सरेंडर बोल गए साहब। अरे भाई मंत्रालय माँगना है तो शर्तों पे माँगो कि रेल मंत्रालय के साथ 4 मंत्रालय चाहिए। जाति जनगणना होगी, सीएनआरसी नहीं होगा, अग्निवीर खत्म होगा। नीतीश कुमार को ये होना चाहिए था। आज एक बहुत कमज़ोर, बेबस, लाचार नीतीश कुमार दिख रहे थे। मुझे लेकिन एक एक गुंजाइश है आलोक जी, वो बेबस, कमज़ोर और लाचार बने रहेंगे आने वाले दिनों में, इसमें मुझे संदेह है। कभी भी वो ताकत अपनी दिखा सकते हैं। जी। जी, एक अंतिम सवाल है, क्या तेजस्वी यादव ने जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस दिया है, जितने अच्छी तरीके से इस बार मेहनत की है, ताबड़तोड़ मेहनत की है, अगर नीतीश कुमार अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हुए, तो फिर तेजस्वी यादव भारी भारी पड़ आपने अभी कहा ना कि तेजस्वी यादव तो पूछेंगे सवाल, तो तेजस्वी यादव पूछेंगे भी और फिर अगले साल 25 चुनाव में फिर भारी भी पड़ जाएँगे। देखिए, अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे मुश्किल सवाल है आज की तारीख का, वो सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार जब भी अगले चंद दिनों में केंद्र में शामिल रहेंगे सरकार में, तो वो सारे सवालों का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर रहेगा, जो तेजस्वी यादव उनसे पूछेंगे और असल में बिहार उनसे पूछेगा। कि यहाँ आप जाति जनगणना कराएँ तो वहाँ क्यों नहीं करा पा रहे हैं? उस पे तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। यहाँ अगर 5 लाख नौकरी मिल गई तेजस्वी के साथ, तो तेजस्वी तो ये पूछेंगे ना कि वहाँ कितनी मिली? यहाँ पूछेंगे ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला बिहार को? अब तो आप मंत्री भी हैं, अब तो कम आप से कम सरकार के विशेष पैकेज सबसे भी मिल जाता है, कम से कम विशेष पैकेज भी मिल जाता है। विशेष पैकेज भी मिल जाता, सवा लाख करोड़ रुपया। ये दबाव नीतीश कुमार के ऊपर हमेशा रहेगा। नीतीश कुमार अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि उनके पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार जितना कमज़ोर, बेबस, लाचार आज पैर छूते हुए नज़र आए, आने वाले दिनों में उतने कि बेबस, लाचार होंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई फ्लाइट में बैठा सकता है भतीजे को बगल में, तो इसका संकेत तो और भी होगा। वरना ये बीजेपी है। एकनाथ शिंदे भी बगल में बैठे थे। पार्टियाँ खत्म करने में भी बीजेपी को समय नहीं लगता है, ये भी नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े दिल्ली से सीधा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। चलिए, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात पर तो मुहर लगी है। अब देखना होगा उनके अलायंस पार्टनर कितनी मजबूती के साथ, उनका साथ कितने लंबे समय तक देते हैं, ये देखना होगा और अपनी बातें कितनी मनवाते हैं। क्योंकि आपका हित हो रहा है, ये सही है, मेरा भी हित होना चाहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।